Hello students, in today's lecture on gravitation for class 12, we shall have discussion first on variation of acceleration due to gravity with latitude. Already we discussed the meaning of acceleration due to gravity और उसके बाद में हमने बात की थी कि इक्वेटर और पोल्स पर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ ज़्यादा होता है कहाँ कम होता है। इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा होता है इसलिए वहाँ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा और पोल्स पर रेडियस कम होता है तो वहाँ पर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होता है। अब यदि हम लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड का मतलब क्या है पहले तो वो जान लें। लैटिट्यूड का मीनिंग जानने के लिए हम अर्थ का स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं। ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, ये अर्थ है मान लीजिए, कंसीडर दैट दिस इज आवर अर्थ, दिस इज आवर अर्थ, ओके, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये हो गया इक्वेटर, ये क्या हो जाएगा, इक्वेटर हो जाएगा और ये इक्वेटोरियल प्लेन हो जाएगा। ये इक्वेटर है अर्थ का, ठीक है, ये इक्वेटर है और ये यहाँ नॉर्थ पोल होता है और यहाँ साउथ पोल होता है और ये इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आप कह सकते हो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये अर्थ जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेशन में है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हो गया, जियोग्राफिक नॉर्थ, और ये जियोग्राफिक साउथ हो गया। तो ये जो रेडियस है अर्थ का ये कैपिटल आर है। यदि इस पॉइंट को मैं ओ कंसीडर करता हूँ तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो उस केस में जो लैटिट्यूड है ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है जो सेंटर से मिल रही है, ठीक है। लैटिट्यूड किसी भी पॉइंट पर लैटिट्यूड जो है अर्थ का इस तरीके से डिफाइन होता है कि ये एक एंगल है। एंगल कौन सा एंगल, which the line of joining, ये line of joining that point to the center of the earth, center of the earth से इस पॉइंट को, यहाँ पर आपको एंगल लेटिट्यूड निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो सेंटर को मिलाएगी इस जगह से सेंटर तक। तो इस लाइन ने इक्वेटर के साथ जो एंगल बनाया है, इस लाइन ने इक्वेटर के साथ जो एंगल बनाया है, इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो एंगल बनाया है, इस एंगल को हम कहते हैं लैटिट्यूड। इसे क्या कहेंगे, लैटिट्यूड। तो क्या होता है लैटिट्यूड, क्या होता है, जैसा कि आपने इसमें देखा, लैटिट्यूड एट ए पॉइंट, द लैटिट्यूड एट ए पॉइंट, latitude at a point on the earth is defined as, on the earth is defined as, किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, the angle as the angle which the line joining is defined as the angle, ये वो एंगल है, is defined as the angle which the line joining that point to the center of the earth, to the center of the earth makes with equatorial plane, यानी इस जगह हमें लैटिट्यूड फाइंड आउट करना है। तो जिस जगह लैटिट्यूड फाइंड आउट करना है उस जगह से अर्थ के सेंटर को मिलाने वाली ये जो लाइन है, ये इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम उस जगह का लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो लैटिट्यूड एट ए पॉइंट, ध्यान रखिएगा, लैटिट्यूड एट ए पॉइंट ऑन द अर्थ इज डिफाइंड एज द एंगल which the line joining that point, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ अर्थ से मिलाने वाली जो लाइन है वो इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगी, ये लाइन इस इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगी इसे लैटिट्यूड कहते हैं। उम्मीद है आपको
लेटीट्यूड का मीनिंग समझ में आया होगा। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से। किससे डिनोट किया जाता है? लैम्डा से। सो दिस लैम्डा इज लेटीट्यूड, और इस लेटीट्यूड की जो वैल्यू है इक्वेटर पर यदि हम देखें, देखिए अर्थ के डिफरेंट प्लेसेज पर लेटीट्यूड अलग अलग होता है। अर्थ के डिफरेंट प्लेसेज पर लेटीट्यूड अलग अलग होता है, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है, देखिए जैसे इक्वेटर की पहले मैं बात करूं, एट इक्वेटर पर यदि हम बात करें तो इक्वेटर पर ये पॉइंट यहीं आ जाएगा, तो लेम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 डिग्री होता है इक्वेटर पर। और जबकि पोल्स पर, एट पोल्स पर क्या होगा? इस लेम्डा का वैल्यू, इस पोल्स यहाँ पर है तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो ये एंगल 90 हो जाएगा। यदि ये यहाँ आ जाए तब भी ये एंगल 90 होगा। तो पोल्स पर लेम्डा का जो वैल्यू है, लेटीट्यूड का वैल्यू, वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब जो रोटेशन है, अर्थ का रोटेशन है, उसका इफेक्ट पड़ता है वैल्यू ऑफ जी पर। ठीक है, जो अर्थ का रोटेशन है, अर्थ रोटेशन प्रभाव डालता है, किसको अफेक्ट करता है? अर्थ रोटेशन अफेक्ट करता है जी को, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। अर्थ रोटेशन की वजह से जी जो है डिफरेंट होता है। जी इज डिफरेंट एट डिफरेंट लेटीट्यूड्स। डिफरेंट लेटीट्यूड पर, यानी डिफरेंट प्लेसेज पर, लेटीट्यूड से हमें प्लेस की लोकेशन पता चलती है, जगह के बारे में पता चलता है कि जगह की लोकेशन क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है। एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट है लेटीट्यूड, जो कि क्या है, उस जिस जगह का लेटीट्यूड आपको निकालना है, उस जगह को अर्थ के सेंटर से मिलाने वाली लाइन इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो एंगल बनाती है उसे लेटीट्यूड कहते हैं। और इस लेटीट्यूड का वैल्यू इक्वेटर पर देखें तो 0 डिग्री होता है और पोल्स पर 90 डिग्री होता है। अर्थ रोटेशन की वजह से जी का वैल्यू डिफरेंट होता है डिफरेंट लेटीट्यूड पर। जी का वैल्यू क्या होता है? डिफरेंट होता है डिफरेंट लेटीट्यूड्स पर। ठीक है, डिफरेंट लेटीट्यूड्स पर इसका वैल्यू डिफरेंट होता है, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जो पार्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं, वो पोजीशन पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब है यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो बाहर की तरफ होता है, सेंटर से बाहर की तरफ जो एक्सपीरियंस होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पोजीशन पर डिपेंड करता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, वो इस पार्टिकल की पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए लैटिट्यूड लैम्डा, यदि किसी लैम्डा लैटिट्यूड पर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यदि हम बात करें, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड लैम्डा लैटिट्यूड पर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू की बात करूं, तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यदि मैं जी डैश मान लेता हूं लैम्डा लैटिट्यूड पर, यानी यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूं? जी डैश मान लेता हूं। तो जी डैश का जो वैल्यू होगा लैम्डा लैटिट्यूड पर, वो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा होता है। जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा होता है। अब देखिए यहाँ ये पार्टिकल है, ये कोई पॉइंट है, इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो सेंटर से दूर की तरफ लगेगा, क्योंकि इसका ये इक्वेटोरियल इस तरीके से ये रेडियस है, आप जानते हैं सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये आर है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इस तरीके से एम बी स्क्वायर अपॉन आर, जिसको आप बी की वैल्यू को रखोगे आर ओमेगा, जब वी आर ओमेगा रखोगे तो इसको लिखा जा सकता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। क्या लिखा जा सकता है? एम ओमेगा स्क्वायर आर, जो कि सेंटर से दूर लगेगा। ठीक है, और ये कैपिटल आर है। तो यहाँ पर जो स्मॉल आर का वैल्यू है, यदि ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है और ये लेम्डा है, तो ये भी लेम्डा होगा। तो स्मॉल आर का वैल्यू आर कॉस लेम्डा के बराबर हो जाएगा, है या नहीं? यदि ये लेम्डा है तो ये एंगल भी तो लेम्डा होगा। और ये क्या है? आर है, कैपिटल आर। जब ये कैपिटल आर है तो ये भी कैपिटल आर होगा, और ये कैपिटल आर है और ये एंगल लेम्डा है, तो स्मॉल आर का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? आर कॉस लेम्डा के बराबर आ जाएगा। स्मॉल आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? आर कॉस लेम्डा के बराबर आ जाएगा। आर कॉस लेम्डा के बराबर आ जाना है। ठीक है, आर कॉस लेम्डा के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू, लेम्डा के बीच स्मॉल आर की वैल्यू
निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लेमडा। ठीक है, तो ये जी डैश का वैल्यू है किसी लेटीट्यूड लेमडा पर। अब यहाँ पर देखिए ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है, जिस एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ रोटेशन में है। तो इक्वेटर पर यदि देखें, एट इक्वेटर, इक्वेटर की पोजीशन में यदि देखूं, इक्वेटर की यदि पोजीशन देखूं तो इक्वेटर पर लेमडा का वैल्यू 0 होता है, और जब लेमडा 0 होगा तो कॉस लेमडा हो जाएगा 1। तो जी डैश जो होगा इक्वेटर पर, जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर होगा। यानी जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर पर अर्थ के रोटेशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब हम पोल्स की बात करते हैं, पोल्स पर जब बात करते हैं तो पोल्स पर तो लेमडा का वैल्यू 90 डिग्री होता है, और पोल्स पर लेमडा का वैल्यू 90 डिग्री होने के कारण कॉस लेमडा का जो वैल्यू होगा, कॉस लेमडा का वैल्यू कॉस 90 यानी 0 हो जाएगा। और कॉस 90 0 हो जाएगा तो इस इक्वेशन में जब कॉस लेमडा 0 हो गया तो इस इक्वेशन में जी डैश इज इक्वल टू जी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जी का वैल्यू है वो इक्वेटर पर मिनिमम होता है। जी का वैल्यू कहाँ मिनिमम होता है? इक्वेटर पर। और कहाँ मैक्सिमम होता है? पोल्स पर मैक्सिमम होता है। तो इक्वेटर पर जी का वैल्यू मिनिमम हो गया, ये मिनिमम वैल्यू आया इक्वेटर पर। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आया? ये आया पोल्स पर। पोल्स पर मैक्सिमम वैल्यू आया और इक्वेटर पर मिनिमम वैल्यू आया है। पोल्स पर क्या आया? मैक्सिमम वैल्यू आया। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्वेटर पर लेमडा का वैल्यू 0 होता है और पोल्स पर लेमडा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये एक बात हुई। ये रोटेशन, अर्थ का रोटेशन के कारण प्रभाव है। यदि अर्थ का रोटेशन अचानक बंद हो जाए, यदि ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाए तो देखिए इसमें प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, यानी अर्थ के रोटेशन का इस पर प्रभाव पड़ेगा। और जब अर्थ के रोटेशन का प्रभाव, देखिए अर्थ का जब रोटेशन चेंज होगा, अर्थ का रोटेशन यदि अर्थ तेजी से रोटेट करना शुरू हो जाए तो जी का वैल्यू और कम हो जाएगा। जी का वैल्यू और कम हो जाएगा तो हम अर्थ सरफेस पर फ्लोट करना शुरू कर देंगे। और रोटेशन यदि अचानक बंद हो जाए, ओमेगा का वैल्यू 0 हो जाए, तो उस केस में जी डैश का वैल्यू जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रोटेशन का प्रभाव है अर्थ के ऊपर। ये रोटेशन का एक प्रभाव आप कह सकते हैं अर्थ के ऊपर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सबसे ज्यादा प्रभाव है अर्थ के रोटेशन का वो कहाँ पड़ता है? एक्सिलरेशन सॉरी इक्वेटर पर पड़ता है। पोल्स पर अर्थ के रोटेशन का उतना प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये वेरिएशन ऑफ जी विद लेटीट्यूड हो गया। लेटीट्यूड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम एल्टीट्यूड के साथ यानी हाइट्स के साथ वेरिएशन देखेंगे जी का, कि जी का वैल्यू कैसे हाइट के साथ चेंज होता है, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन जी। इफेक्ट हेडिंग है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। अभी हमने पढ़ा लेटीट्यूड, अब है ये एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, और लेटीट्यूड मैंने आपको बता ही दिया लेमडा, जो कि जिस जगह का लेटीट्यूड होता है उस जगह से अर्थ के सेंटर को मिलाने वाली लाइन इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो एंगल बनाती है वो लेटीट्यूड कहलाता है। लेकिन एल्टीट्यूड हाइट होता है। तो हाइट पर अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम किसी हाइट पर जाएंगे, ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है, और इस अर्थ सरफेस के इस ये मान लीजिए सेंटर है, और सेंटर से अर्थ सरफेस का जो ये रेडियस है अर्थ का, ये रेडियस हो गया कैपिटल आर। और इस अर्थ सरफेस से मान लीजिए मैं इस जगह चला जाता हूँ, यानी मैं लगभग स्मॉल एच हाइट पर चला जाता हूँ। अर्थ सरफेस से मैं स्मॉल एच हाइट पर चला जाता हूँ। कितनी हाइट पर? स्मॉल एच हाइट पर चला जाता हूँ। और इस जगह मैं देखना चाहता हूँ कि जी का वैल्यू क्या होगा। और इस पॉइंट को यदि मैं नाम दूं P, ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम दूं Q, तो Q पॉइंट पर G का वैल्यू कितना होगा ये हमें देखना है। और P पॉइंट पर जो G का वैल्यू है वो G है, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमने एट सरफेस ऑफ अर्थ जी का वैल्यू, एट सरफेस ऑफ अर्थ जी का जो वैल्यू है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितना है? कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा, क्योंकि आर रेडियस हो गया और ये मास जो है अर्थ का कैपिटल एम लिया जाएगा, और ये आ जाएगा एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं मैं। ठीक है, नाउ
एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट स्मॉल h हाइट। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे स्मॉल h हाइट पर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मान लीजिए मैं GH से लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल G तो वही रहेगा, मास ऑफ अर्थ भी वही रहेगा, केवल r में चेंज हो जाएगा। ये डिस्टेंस r होने के बजाय q का जो डिस्टेंस होगा वो r प्लस h लिया जाएगा। हालांकि h जो है काफी स्मॉल है कैपिटल R के कंपैरिजन में, लेकिन हम वेरिएशन स्टडी करना चाहते हैं इसलिए मैं यहाँ h को नेग्लिजिबल कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देता हूँ तो GH अपॉन G निकाल लेता हूँ यहाँ से। GH की वैल्यू कितनी है, GM अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर अपॉन G की वैल्यू कितनी है, GM अपॉन R स्क्वायर। अब GM से GM तो कैंसिल हो ही गया है तो ये आ जाएगा R स्क्वायर अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी किसकी, GH अपॉन G की वैल्यू आ गई। और यहाँ से अब आप GH की वैल्यू निकाल लीजिए। GH की जो वैल्यू आएगी G इंटू R स्क्वायर अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, नीचे R को कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ से R कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है तो 1 प्लस स्मॉल h अपॉन R ब्रैकेट के अंदर बचेगा और इस R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से GH की जो वैल्यू आई, h हाइट पर जो G की वैल्यू आई वो 1 अपॉन 1 प्लस h अपॉन R होल स्क्वायर होगी। अब देखिए स्मॉल h का वैल्यू काफ़ी नेग्लिजिबल है, कम है कैपिटल R से, तो h अपॉन R का वैल्यू काफ़ी कम होगा 1 से, इसलिए 1 प्लस h अपॉन R को बाइनोमियल थ्योरम से ओपन किया जा सकता है। और बाइनोमियल थ्योरम से जब हम ओपन करें इसको तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी पावर यहाँ पर आ जाएगा और हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो इस केस में जो GH का वैल्यू हुआ वो h हाइट पर जो G का वैल्यू आया G और ये नीचे आ गया 1 प्लस 2h अपॉन R, इस तरीके से आ गया। और जब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2h अपॉन R होल रेज टू द पावर माइनस 1। अगेन जब h अपॉन R 1 से कम है तो 2h अपॉन R भी 1 से कम होगा, तो इसको भी बाइनोमियल थ्योरम से आप एक्सपेंड कर सकते हो और लिख सकते हो G 1 माइनस 2h अपॉन R। ये फाइनल एक्सप्रेशन आया h हाइट पर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अब इस एक्सप्रेशन से क्लियर हो रहा है कि जो GH है हाइट पर जो G का वैल्यू है वो 1 माइनस यानी कुछ कम हो रहा है, इसका मतलब हाइट पर जाने से G का वैल्यू कम होता जाता है। जितनी ज़्यादा हाइट पर हम जाएंगे H की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो ये 1 में से उतना ही कम होता चला जाएगा, यानी G का वैल्यू उतना ही कम होता चला जाएगा। ये रिलेशन ये बताता है कि एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद हाइट। it is clear that G decreases, acceleration due to gravity G decreases with height के साथ ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए ये तो हाइट के साथ हमने देख लिया। अब जरा हम इसका डेप्थ के साथ भी देख लेते हैं कि डेप्थ के साथ क्या रिलेशन आने वाला है। डेप्थ के साथ इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन स्मॉल g, ये भी स्टडी कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन स्मॉल g, यानी अर्थ के अंदर जाएं तो क्या होगा। इफेक्ट ऑफ डेप्थ में जाएं, अर्थ की डेप्थ में चले जाएं, मतलब क्या हुआ कि ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, और ये सेंटर है अर्थ का, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये अर्थ की रेडियस कहलाता है, ये अर्थ की रेडियस है। अब मान लीजिए इस जगह से इस P पॉइंट से आप चले गए अर्थ के अंदर, और अर्थ के अंदर चले गए आप यहाँ पर इस जगह चले गए, Q पॉइंट पर चले गए, और यहाँ पर जाने के बाद ये एरिया इफेक्टिव होगा। आप इतने अंदर आ गए, ये R की वैल्यू तो यहाँ से और यहाँ तक की है, और यदि आप मान लीजिए अर्थ सरफेस से कितना अंदर आ गए, अर्थ सरफेस से अंदर आ गए x,
तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा, ये जब x है यहाँ से यहाँ तक का और ये टोटल r है, ये रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स हो जाएगा, r माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एट सरफेस ऑफ अर्थ g का जो वैल्यू होगा, एट सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पर जो g का वैल्यू है वो कितना होगा, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा, ये g का वैल्यू होगा अर्थ सरफेस पर। लेकिन जब आप डेप्थ में जाएंगे, अब पहले तो आप इस अर्थ सरफेस पर, अर्थ सरफेस से अंदर जा रहे हैं, तो जब अंदर जाएंगे तो इसकी जो मास है उसमें चेंज आएगा, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। जब यहाँ पहुंच जाओगे तो इतना वॉल्यूम कंसीडर किया जाएगा, और जब सरफेस पर थे तो इतना वॉल्यूम कंसीडर हो रहा था, तो वॉल्यूम में चेंज आएगा तो आपको मास में चेंज मिलेगा। इसलिए मास को हमें डेंसिटी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यदि मैं कहता हूं कि अर्थ सरफेस, अर्थ की जो डेंसिटी है वो रो है, अर्थ की डेंसिटी रो है, और जो वॉल्यूम है अर्थ का, वो इनिशियल वॉल्यूम कितना है, v है, और v इनिशियल, जब अर्थ सरफेस पर वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो अर्थ एक स्फेरिकल एंटाइटी है, तो वॉल्यूम जो होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ये वॉल्यूम होगा। तो जो मास लिखा जाएगा, देखिए एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ, मास का जो वैल्यू होगा, मास का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मास का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा। अब वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी कितनी है, रो, ये रो क्या है, डेंसिटी है अर्थ की। ठीक है, ये डेंसिटी है अर्थ की, और ये वॉल्यूम है, तो ये मास आ गया, ये मास अर्थ का आ गया। तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा अर्थ सरफेस पर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, वो क्या होगा, g/r², 4/3, m की जगह लिखें पाई आर क्यूब इंटू रो, और यहाँ r² से देखिए r³ कैंसिल हुआ, और g की वैल्यू जो आई यहाँ पर 4/3 पाई g, ये g यहाँ बचा हुआ है, पाई बचा हुआ है, r और रो ये बचेगा, पाई जी आर रो। ठीक है, ये इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 2। ये अर्थ सरफेस पर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। ये इन टर्म्स ऑफ मास था, ये इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी निकाला। हमें इसकी निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं, और अर्थ के अंदर जाने से वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। अब क्योंकि जब अर्थ से ऊपर जा रहे थे तो अर्थ का वॉल्यूम वही था, फिक्स था, लेकिन जब अर्थ के अंदर आएंगे तो अर्थ का वॉल्यूम बदल रहा है, इसलिए इसको डेंसिटी के टर्म में लिखना पड़ा। तो अब हमें एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड द अर्थ, नाउ नाउ टू कैलकुलेट एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, now to calculate acceleration due to gravity inside at point Q inside अर्थ के अंदर, inside अर्थ। ठीक है, अर्थ के अंदर इस पॉइंट Q पर आपको एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए, तो इस जगह आपको मास निकालना होगा। फर्स्ट वी हैव टू एस्टिमेट मास एट पॉइंट Q, यानी इतने वॉल्यूम को कंसीडर जब करेंगे तो मास कितना आएगा। तो देखिए इस जगह जो मास होगा, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, टू कैलकुलेट एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट Q इनसाइड अर्थ, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट मास एट पॉइंट Q, और जो मास होगा, मास बराबर क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये होगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से। मास को m डैश ले लेता हूं क्योंकि चेंज हो जाएगा, और वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, और r की जगह क्या आ जाएगा, r माइनस एक्स होल क्यूब आएगा। देखिए r माइनस एक्स क्यों आएगा, क्योंकि ये रेडियस कितना बचा, r माइनस एक्स बचा यहाँ पर। ठीक है, r माइनस एक्स। ठीक है, तो 4/3 पाई r माइनस एक्स होल क्यूब, और डेंसिटी उतना ही रहेगा, रो ही रहेगा डेंसिटी। ठीक है, मटेरियल का होता है डेंसिटी,
इसलिए ये उतना ही रहने वाला है। अब ये एम डैश हो गया, तो जी डैश की जो वैल्यू होगी, जी डैश की जो वैल्यू होगी, नाउ नाउ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा जी डैश कहाँ पर, पॉइंट क्यू पर, पॉइंट क्यू पर जी डैश की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल जी इंटू एम डैश अपॉन आर की जगह क्या आ जाएगा, आर माइनस एक्स होल स्क्वायर, यही होगा। अब एम डैश का वैल्यू यहाँ पर रखें तो कैपिटल जी अपॉन आर माइनस एक्स होल स्क्वायर, और एम डैश का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है 4/3 पाई आर माइनस एक्स होल क्यूब इंटू रो, इससे ये एक कैंसिल हो गया, तो जी डैश का जो वैल्यू आया 4/3 पाई जी और आर माइनस एक्स इंटू रो, ये आ गया। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो ये डेप्थ पर जो पॉइंट क्यू है इनसाइड द अर्थ, वहां पर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया, ठीक है। देयरफॉर जी डैश अपॉन जी निकालिए, जी डैश अपॉन जी किससे निकालें, इक्वेशन 3 और 2 से निकालें, यानी इक्वेशन 3 में इस इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तो जी डैश अपॉन जी आ जाएगा। तो जी डैश का मतलब इक्वेशन 3 का राइट साइड ये हो गया आपका, कैपिटल जी आर माइनस एक्स इंटू रो अपॉन जी का वैल्यू क्या है 4/3 और पाई कैपिटल जी आर रो, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, कैपिटल जी कैंसिल, रो से रो कैंसिल, और यहाँ से इस जी डैश अपॉन जी बराबर आ गया आर माइनस एक्स अपॉन आर के। और यहाँ से यदि मैं देखूँ, यहाँ से यदि मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो जो वैल्यू आएगी जी डैश अपॉन जी, जी डैश अपॉन जी बराबर, आर को ऊपर से कॉमन लें तो आर कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स अपॉन आर ऊपर बचेगा और नीचे आर है, आर से एक आर कैंसिल होगा, तो जो जी डैश अपॉन जी की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, जी डैश अपॉन जी डैश अपॉन जी, ये बराबर आ जाएगा जी डैश अपॉन जी 1 माइनस एक्स अपॉन आर के। ये वैल्यू आई जी डैश अपॉन जी 1 माइनस एक्स अपॉन आर के बराबर आया। इससे ये क्लियर हो रहा है जी डैश अपॉन जी 1 माइनस एक्स अपॉन आर के बराबर आया, इससे ये क्लियर है क्या आया, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। इसका मतलब जी डैश यानी डेप्थ पर जो जी का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जी 1 माइनस एक्स अपॉन आर है, ये डेप्थ पर जी का वैल्यू है। इससे क्लियर है कि ये डेप्थ में जाने से जी का वैल्यू कम होता जाता है। हाइट पर जा रहे थे तब भी जी का वैल्यू कम हो रहा था, डेप्थ में आ रहे हैं तब भी जी का वैल्यू कम हो रहा है, तब भी जी का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हाइट पर जाने से भी जी का वैल्यू कम हुआ और डेप्थ में आने से भी जी का वैल्यू कम हुआ है, ठीक है। यदि हम बात करें सो यहाँ लिख सकते हैं, सो इट इज क्लियर, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी decreases 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 with increase in depth, with increase in depth, डेप्थ में डेप्थ बढ़ने से जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इंक्रीज इन डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से यदि डेप्थ में जाएंगे तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है। ये यहाँ पर क्लियर हो गया। एट सेंटर की बात करें, एट सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ अर्थ पर जो एक्स है डेप्थ का वैल्यू वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा। क्यों, देखिए ये था अर्थ और ये है सेंटर, ये रेडियस था कैपिटल आर, ये पॉइंट था आपका पी, और यहाँ अंदर आ रहे थे, जब आप यहाँ से चलते चलते यहाँ सेंटर तक आ जाते हैं ओ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x हो जाए, डेप्थ x हो जाए तो x बराबर r हो जाएगा, और जब x बराबर r हो जाएगा तो इस फॉर्मूले में रखिए तो g डैश का वैल्यू जो होगा g 1 माइनस एक्स का वैल्यू भी r हो जाएगा अपॉन r, यानी ये 1 माइनस 1 आएगा, यानी ये 0 हो जाएगा। यानी सेंटर ऑफ अर्थ पर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, 0 होता है सेंटर ऑफ अर्थ पर। ध्यान रखिए एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर ऑफ अर्थ पर 0 आ गया। अब देखिए यदि हम ग्राफ की बात करें, यदि हम एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्टडी करें विद रेस्पेक्ट टू हाइट और विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ, ठीक है,
वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ, तो ये देखिए इधर मैं ले लेता हूँ जी, ठीक है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इधर एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैं एल्टीट्यूड लेता हूँ या फिर डेप्थ लेता हूँ। डेप्थ और एल्टीट्यूड को इस एक्सिस पर ले लेते हैं और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इस पर ले लेते हैं। तो देखिए जब जीरो है यानी सरफेस ऑफ अर्थ की बात हो रही है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, जीरो का मतलब सरफेस ऑफ अर्थ है। सरफेस ऑफ अर्थ पर जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, ठीक है, जी का वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है और ये होता है Gm/r², जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखें तो इतना होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे जी का वैल्यू कम होता है। इस तरीके से ये हाइट के रेस्पेक्ट में जी का वैल्यू है। जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे, जैसे जैसे एल्टीट्यूड पर जाएंगे, जैसे जैसे एल्टीट्यूड पर जाएंगे, हाइट पर जाएंगे, जी का वैल्यू कम होता है। लेकिन डेप्थ में जाने से भी जी का वैल्यू कम होता है, लेकिन ग्राफ कुछ इस नेचर का आएगा, ग्राफ कुछ इस नेचर का आएगा। डेप्थ में जाने से जी का वैल्यू कम हो रहा है, हाइट पर जाने से भी जी का वैल्यू कम हो रहा है, हाइट पर जाने से जी का वैल्यू ज्यादा कम हो रहा है, डेप्थ में जाने से वैल्यू जी का वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है। डेप्थ में जब जाते हैं तो जी का वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है और हाइट पर जाने पर जी का वैल्यू ज्यादा तेजी से कम हो रहा है या नहीं। हाइट पर जाने से जी का वैल्यू ज्यादा तेजी से कम हो रहा है। तो वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ is shown in this figure. So it is very much clear that acceleration due to gravity decreases with altitude as well as depth. G is maximum at the surface of earth, okay, and G decreases faster with height than the depth. किसके साथ ज्यादा तेजी से डिक्रीज होता है, हाइट के साथ, एल्टीट्यूड के साथ, किसके कंपैरिजन में, डेप्थ के कंपैरिजन में। हाइट के साथ, हाइट बढ़ने से जी का वैल्यू ज्यादा तेजी से कम होता है एज कंपेयर टू डेप्थ के साथ जी का वैल्यू चेंज होने के बजाय, ठीक है। कम तो दोनों ही केस में होगा लेकिन ज्यादा तेजी से कम होता है हाइट के साथ, एल्टीट्यूड के साथ। चलिए ये था वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। अब हम बात कर लेते हैं केपलर्स लॉ की। केपलर ने अपने 3 नियम दिए थे, केपलर लॉ ऑफ ऑर्बिट, केपलर लॉ ऑफ एरिया एंड केपलर लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ये 3 लॉज दिए थे केपलर ने। तो केपलर्स लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन भी मैं एक बार बता देता हूं आपको। केपलर्स लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन, प्लानेटरी मोशन के जो केपलर लॉज हैं उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो केपलर लॉ है प्लानेटरी मोशन का वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट जो है फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ईच एंड एवरी प्लैनेट रिवॉल्व इन एन इलिप्टिकल पाथ अराउंड सन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, every planet revolve in an elliptical path around sun, सन के चारों तरफ इलेप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। ये सन है, सन के चारों तरफ जो ऑर्बिट होगा किसी भी प्लैनेट का वो कैसा होगा, इलेप्टिकल होगा। जैसे ये अर्थ है, अर्थ का सन के चारों तरफ जो घूमने का पाथ होगा वो इलेप्टिकल होता है। ये लॉ ऑफ ऑर्बिट केपलर ने बोला, ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट में ये बोला। दूसरा था उनका लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया दिया था उन्होंने कहा था कि जो एरिया स्वेप्ट होता है प्लैनेट के द्वारा, इस लॉ में क्या कहा गया, एरिया स्वेप्ट, एरिया स्वेप्ट, ठीक है, एरिया स्वेप्ट मतलब कवर्ड, एरिया स्वेप्ट या फिर कहें कवर्ड, एरिया स्वेप्ट और कवर्ड बाय प्लैनेट फॉर एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो एरिया स्वेप्ट होगा वो सेम होगा, विल बी सेम, एरिया स्वेप्ट विल बी सेम, एरिया स्वेप्ट जो होगा वो सेम होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यदि ये सन है और सन के चारों तरफ अर्थ जो है घूम रही है, ठीक है, एक किसी समय पर अर्थ t1 टाइम पर यहाँ पर है
t1 टाइम पर, t2 टाइम पर अर्थ यहाँ आ जाती है और t3 टाइम पर यहाँ आ जाती है। ये इंटरवल सेम है, t1 से t2 का इंटरवल, t2 से t3 का इंटरवल, ये सेम है। तो जो एरिया स्वेप्ट होगा इन दोनों इंटरवल में वो क्या होगा, सेम होगा। ये जो एरिया होगा वो इस एरिया के बराबर होगा। एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट फॉर एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विल बी सेम। और इसको मैथमेटिकली लिखा जाता है 1/2 r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। ये एरिया स्वेप्ट का फॉर्मूला है और ये क्या आता है, कांस्टेंट आता है। यह डी थीटा अपॉन डी टी एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है। जो थर्ड केपलर लॉ है वो है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड में केपलर ने कहा कि जो स्क्वायर है टाइम पीरियड का, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब आप जानते होंगे, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल को पूरा करने में जो लगा समय होता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। सो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। ठीक है, ये सेमी मेजर एक्सिस है, इसका क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब इस साइन को हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तो एक कांस्टेंट आ जाएगा और यहाँ ए क्यूब आ जाएगा। ये आ जाएगा टाइम पीरियड के स्क्वायर का फॉर्मूला। तो सेमी मेजर एक्सिस का मतलब क्या है, ये सन है और ये ऑर्बिट है। ठीक है, आप सब जानते होंगे इसके बारे में कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहलाता है पेरिजी, पास वाला है। ठीक है, पेरिजी। और जो दूर पॉइंट होता है ये कहलाता है अपोजी। क्या कहलाता है, अपोजी। ठीक है, ये डिस्टेंस कहलाता है एपीहीलियन और ये कहलाता है पेरीहीलियन। ठीक है, ये पेरीहीलियन, ये एपीहीलियन और ये कहलाता है सेमी मेजर एक्सिस। क्या कहलाता है, सेमी मेजर एक्सिस। इसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड स्क्वायर। ये भी ध्यान रखिएगा, पेरिजी और अपोजी। तो पेरिजी और अपोजी भी आप ध्यान रखेंगे। पेरिजी मतलब पास वाला, अपोजी मतलब दूर वाला पॉइंट होता है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है स्मॉल डिस्टेंस, ये जो शॉर्टेस्ट आप कॉर्ड कह सकते हैं, ये शॉर्टेस्ट कॉर्ड जो है ये कहलाता है आपका पेरीहीलियन। और जो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है ये लार्जेस्ट आप कह सकते हैं, ये जो लार्ज डिस्टेंस है सन से अपोजी वाला पॉइंट, इसकी जो डिस्टेंस कहलाएगी वो एपीहीलियन कहलाएगी और इस पास वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो पेरीहीलियन कहलाती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। एप हीलियन, ये जो डिस्टेंस होगी एप हीलियन। ठीक है, लिख देता हूँ। और ये तो एप हीलियन हो गया और ये पेरीहीलियन हो गया। ये वाला जो डिस्टेंस है ये कहलाता है पेरीहीलियन। क्या कहलाता है, पेरीहीलियन। ठीक है, पॉइंट P इज द पेरिजी। ठीक है, ये डिस्टेंस पेरिजी हो गई, ये अपोजी हो गई। पास वाला पॉइंट पेरीहीलियन, दूर वाला एपीहीलियन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये थे 3 लॉज ऑफ केपलर प्लानेटरी मोशन। तो आज मैंने आपको इस लेक्चर में बताया कि रोटेशन ऑफ अर्थ का जी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, यानी लैटिट्यूड का क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद में मैंने जी का हाइट के साथ यानी एल्टीट्यूड के साथ क्या चेंज आता है और डेप्थ के साथ क्या चेंज होता है। और फाइनली हमने जाना कि केपलर लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन क्या है। इन सब के बारे में जाना। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।